हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 में हमने सिलेबस टोटल सिलेबस में से 16 में से 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे अब तक। उन चैप्टर्स में 1, 2, 3, 4 यूनिट 1 के, 5 और 6 यूनिट 2 के, 11 और 12 यूनिट 4 के कंप्लीट किए थे हमने। चैप्टर नंबर 7 सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जिसका नेम इवोल्यूशन है। और अगला चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि 12th की 3rd यूनिट का पहला चैप्टर है। 3rd यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो पहले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ और डिजीज में डिफरेंस है। WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन सुनी थी। वैसे तो आपको हेल्थ के बारे में पता ही है कि जो हेल्थ इंडिविजुअल होगा, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिजिकल, मेंटल या सोशल, लेकिन प्रॉपर डिफाइन आप किस तरह से करेंगे। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज मेंटली, फिजिकली एंड सोशली वेल। और डिजीज द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज नॉट वेल इन सोशल, फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एक हेल्थी इंडिविजुअल जिसकी बॉडी में सोशल, मेंटल या फिजिकल किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक हेल्थी इंडिविजुअल होता है। डिजीज वर्ड का मतलब होता है डिस प्लस ई। डिस चीज का मतलब जब इजी फील नहीं करे तो हम डिजीज हैं। ठीक है, तो डिजीज स्टेज हो जाएगी जिसमें बॉडी का एक ऑर्गन या फिर बहुत सारे बॉडी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं या डैमेज हो, तो वो डिजीज कंडीशन होगी। तो किसी की बॉडी में डिजीज हो कैसे सकते हैं, क्या कोज है डिजीज की, इसके बेसिस पर अलग अलग टाइप ऑफ डिजीज पढ़ेंगे। टाइप ऑफ डिजीजेस, और डिजीजेस के टाइप में फर्स्ट है पैथोजेनिक डिजीज। पैथोजेनिक डिजीज आपको मेनली इस वीडियो में समझने पर फोकस करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं नोट सेंड करूँगा, उन्हीं में ये वीडियो में एक्सप्लेन हुई है, जैसे डिजीज के टाइप में ही मेनली है, तो उसको भी आप उन नोट्स में ही ऐड करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज के अंदर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिजीजेज मैं जस्ट क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। पैथोजेनिक डिजीज, द डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय सम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेनिक डिजीजेज, और उन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजेनिक डिजीजेज किस टाइप का पैथोजन है, उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप की होती है, जैसे वायरल डिजीजेज, जैसे बैक्टीरियल डिजीजेज, जैसे फंगल डिजीजेज, प्रोटोजोअल डिजीजेज और वर्म डिजीज। ठीक है, ये सारे टाइप के हो गए पैथोजन, और इनसे होने वाली कुछ डिजीज, एग्जाम्पल वायरस से होने वाली कॉमन कोल्ड, ये वायरल डिजीज है। दो एग्जाम्पल बता रहा हूं यहाँ पर, निमोनिया, टाइफॉइड, ये बैक्टीरियल डिजीजेज है। रिंगवॉर्म, एथलीट फूड, ये फंगल डिजीजेज है। मलेरिया, अमीबियासिस, ये प्रोटोजोअल डिजीजेज है। एलिफेंटियासिस, एस्केरियासिस, ये वर्म डिजीज। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ डिजीजेज पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर पहला है पैथोजेनिक। पैथोजन की डेफिनेशन होती है द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, और लिस्ट ऑन टाइप ऑफ पैथोजन, किस
पैथोजन किसका रहता है जो बॉडी पर अटैक करके उसको डिजीज करता है, उसके बेसिस पर डिजीज हैं 5 टाइप की, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से और वॉल। ठीक है। सेकंड डेफिशिएंसी डिजीज। आप ध्यान रखें, नोट्स बनाना जब आप स्टार्ट करेंगे, एज वो डिजीज की डेफिनेशन लिखेंगे तो नोट्स में सबसे पहले इस तरह से ही मेंशन करना और फिर वो नोट्स आगे फॉरवर्ड करना जो मैं लिखूंगा। ठीक है, जो गिवन नहीं है वो आप इस तरह से लिखेंगे, मैंने पहले बोल दिया है। डेफिनेशन इसकी भी लिखेंगे जो मैंने बोली, इसकी भी लिखेंगे। द डिजीजेज विच आर कॉज्ड ड्यू टू deficiency of any nutrient in our body are called deficiency disease. For example, vitamin deficiency. विटामिन की डेफिशिएंसी से डिजीज हो सकते हैं लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, very reflect, scurvy, etc. ये तो विटामिन की कमी से हो रही है। सेकेंड प्रोटीन डेफिशिएंसी, जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। एग्जाम्पल मैरिस्मस, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। उसी तरह आयरन डेफिशिएंसी, एग्जाम्पल एनीमिया। ठीक है, तो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले डिजीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। किसी पैथोजन के अटैक से होने वाले डिजीज को हम बोलते हैं पैथोजेनिक डिजीज। थर्ड कैटेगरी है जेनेटिक डिजीज। The diseases which are caused due to defect in genes or DNA of the cells are called genetic diseases. Okay, genetic diseases हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये सभी किस तरह की डिजीज हैं? ऐसे डिजीज जो कि जीन या डीएनए में डिफेक्ट के कारण हो सकती है। ठीक है, ये सभी होगी जेनेटिक डिजीज। उसके बाद अगली कैटेगरी है क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीज। इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे क्रोनिक और राइट में लिखेंगे एक्यूट। क्रोनिक में लिखेंगे द डिजीजेज विच अफेक्ट बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, द डिजीजेज विच अफेक्ट बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एड्स, डायबिटीज एक्सेट्रा। इसमें आप कॉमन कोल्ड को सबसे मेन एक्यूट डिजीज के फॉर्म में लिख सकते हैं ये डिजीज है। ये हैं एक्यूट डिजीजेज। एक्यूट डिजीजेज वो जो कि कोज होते हैं, जो कि अफेक्ट करती हैं एक बॉडी को शॉर्ट टाइम में। ठीक है, देखिए इस बार
इस तरफ का थोड़ा कम विजिबल है, मैंने कोल्ड के बाद हेडेक लिखा है, कॉमन कोल्ड हेडेक। क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीजेज होगी। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब द डिजीजेज व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम an affected person to healthy individual, or non-communicable which cannot spread from an affected person to healthy individual. Communicable में एग्जाम्पल हो जाएगा कॉमन कोल्ड, ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि स्प्रेड होती है अफेक्टेड से नॉन अफेक्टेड की तरफ। रिंग वॉल निमोनिया है। और नॉन कम्युनिकेबल जो कि स्प्रेड नहीं हो सकती वो है कैंसर, लो और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। ये सब ऐसे डिजीजेज हैं जो कि एक अफेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्थ में ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, ये डिजीजेज के टाइप्स और एग्जाम्पल्स ये 5 अलग अलग पड़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो चैप्टर में कौन कौन से डिजीजेज एक्सप्लेन हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिजीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें लिखकर फिर हम पहले हेडिंग डालेंगे बैक्टीरियल डिजीजेज, जिसके अंदर हम निमोनिया और टाइफाइड को डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब क्या है, उसका पैथोजन, बॉडी के कौन से ऑर्गन सिस्टम को वो अटैक करता है, उस डिजीज के बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हैं, और उस डिजीज के ट्रीटमेंट या डिटेक्शन डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। ये कभी हम हर एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल प्रोवाइड की, इन सभी के बारे में एड्स को एक डिटेल में अलग से टॉपिक आ जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया। समझा? तो पहले तो ये सारे नोट और फिर जो नोट में दिया हुआ है हेडिंग डालकर जो शुरुआत है निमोनिया या टाइफाइड से वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम अब 1 बाय 1 डिजीजेस पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, नोट्स आपको जो मैं सेंड करूँगा उसमें से बनाने हैं, लेकिन आप उसमें से भी ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट हम हेडिंग डालकर स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज। और बैक्टीरियल डिजीजेज डेफिनेशन तो हो जाएगा डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं निमोनिया। नाम अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा होने वाली डिजीज निमोनिया आपने सुना होगा। पैथोजन का नेम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। वो बैक्टीरिया जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। पैथोजन का नेम हो गया। अफेक्टेड सिस्टम ऑफ बॉडी है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जो लंग्स हैं, लंग्स में एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज के लिए जो प्लेसेस हैं वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज में ये प्रॉब्लम कोज करता है बैक्टीरिया। ठीक है, वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि कॉमन कोल्ड तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इनिशियल पार्ट हैं जैसे नेजल पैसेज है, नोस्ट्रिल्स है या फिर फेरिंग्स है, यहाँ तक के रीजन को इफेक्ट करता है कॉमन कोल्ड। लेकिन निमोनिया लंग्स के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई को अफेक्ट करने वाले डिजीज है, दोनों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो निमोनिया के केस में फीवर भी जनरेट होता है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं तो नेल्स का कलर ब्लूइश हो जाता है, आइज का भी और नेल्स का भी। ब्रीथिंग प्रॉब्लम कोज करते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है ये इन्फेक्शन। तो आपको अलग अलग चीज़ें, पैथोजन का नाम, सिस्टम कौन सा अफेक्ट होता है,
बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं जब ये डिजीज होती है, ये सब चीज़ें अलग अलग हेडिंग के तौर पर लिखनी है हर एक डिजीज में, जो कि मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए उनमें से लिखना है। ठीक है। सेकेंड डिजीज होगी टाइफॉइड। टाइफॉइड कोज करने वाले बैक्टीरिया का नेम है साल्मोनेला टाइफिनेरियम। ये एक बैक्टीरिया है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स इंडाइजेशन है, हेडेक है, हाई फीवर है, ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। और बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस जब आती हैं, एक्सट्रीम केसेस के अंदर जो बैक्टीरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में पोस्ट बना देता है और ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। ये सिम्टम्स लिखने हैं। और इसका जो कंफर्मेटिव टेस्ट है उस टेस्ट का नेम है विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट से इसको कंफर्म करते हैं। मैरी मेलन या टाइफॉइड मैरी एक लेडी थी जिसने होटल में वो सर्व करती थी फूड। वो टाइफॉइड की एक कैरियर थी लेकिन उसकी बॉडी में उसके सिम्टम्स बिल्कुल नहीं थे, तो बहुत सारे लोगों को उसने टाइफॉइड स्प्रेड कर दिया था, इसलिए उसको टाइफॉइड मैरी भी बोलते हैं। वैसे उसका नाम था मैरी मेलन। ठीक है, ये दोनों डिजीजेज कौन सी हैं? बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। तो आपको नोट्स में से इनकी कंप्लीट डिटेल लिखनी है, मैंने समझा दिया। उसके बाद वायरल डिजीजेज। The diseases which are caused due to infection by virus are called viral diseases. Viral diseases में सबसे कॉमन है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को कोज करने वाले वायरसेस में आरएनए एजेंट मेटेरियल होता है, इसलिए इनको रेट्रोवायरस बोलते हैं। और उन रेट्रोवायरस के अंदर जो वायरसेस कोज करते हैं ये डिजीज उनको बोलते हैं राइनोवायरस। राइनोलॉजी होता है नोज की स्टडी, क्योंकि यहाँ पर नेजल पैसेज और नोस्ट्रिल्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कॉमन कोल्ड में, तो ये है राइनोवायरस। कॉमन कोल्ड का वायरस हो गया। अफेक्टेड बॉडी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम का इनिशियल पार्ट होता है, बाद वाला पार्ट। ठीक है। कॉमन कोल्ड सिस्टम क्या है? हॉर्सनेस, रेस्टलेसनेस, हेडेक भी हो सकता है, कंटिन्यूअस नेजल डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन, नाक बंद होना, टायर्डनेस भी होती है। इसमें इस डिजीज में बॉडी कुछ दिन के अंदर एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करके अपने आप इसका क्योर कर देती है, क्योंकि रेट्रोवायरसेस हैं तो इनका कोई ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है नहीं जो कि इनके प्रोपेगेशन को बॉडी में रोके। सिर्फ कुछ सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे फीवर को रिड्यूस करने के लिए, या फिर एंटीबायोटिक ले सकते हैं कि इसके साथ किसी और बैक्टीरिया ने बॉडी पर अटैक नहीं कर दिया, अदरवाइज इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। सेकेंड डिजीज एड्स है जो रेट्रोवायरस से होती है, एड्स का अलग से इसी चैप्टर में टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तो वायरल डिजीज में रेट्रोवायरस से कॉमन कोल्ड और एड्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, एड्स का डिटेल पढ़ने वाले, कॉमन कोल्ड के बारे में डिटेल नोट्स आप बनाएंगे। थर्ड है कैटेगरी प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज जो कि प्रोटोजोअल। प्रोटो का मतलब होता है पहले, जो मतलब एनिमल्स, मतलब एनिमल्स जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनके एंसेस्टर ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के अलग अलग ग्रुप हमने पढ़े हैं, अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स, ये सब। तो प्रोटोजोन डिजीज के अंदर हम दो मेन पढ़ेंगे, एक तो अमीबियासिस डिजीज जो कि अमीबोइड प्रोटोजोआ से होती है, और एक मलेरिया डिजीज जो कि
स्पोरोजोअल प्रोटोजोआ से होती है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो पहले डिजीज अमीबिया। अमीबिया डिजीज का पैथोजन है एंड अमीबा हिस्टोलैंगिका। ये हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है और कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। जो एक पेशेंट होता है डिजीज का, उस पेशेंट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसमें अमीबा के बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हाउस फ्लाइज उस पर बैठती हैं और वहाँ से उन स्पोर्स को ट्रांसफर कर सकती है हमारे ईटेबल यानी फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, वाटर, और उनको यूज करने के बिना वो के यूज करने की डिजीज फैल जाती है। ये इंटेस्टाइन में जाकर पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेज जैसे कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, डायरिया, ये सब कोज करते हैं, बॉडी में फीवर भी डेवलप होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोन डिजीज है, इसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स बनाने सभी को। उसके बाद जो सबसे डिटेल में और इम्पोर्टेंट डिजीज यहाँ पर पढ़ेंगे वो है प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया। मलेरिया कोज करता है पैथोजन प्लाज्मोडियम, जो कि एक स्पोरोजोअल टाइप का प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्ट्रेन हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेट, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जिनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। इसलिए इससे होने वाले मलेरिया को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे खतरनाक मलेरिया है, जिसमें कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो मलेरिया हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है? एक तो लीवर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और एक ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, इनको अफेक्ट करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि डाइजेनेटिक हो सकता है। डाइजेनेटिक होस्ट का मतलब ये हो गया कि ऐसा पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है दो अलग अलग होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम के लिए दो अलग अलग होस्ट कौन कौन से हैं? ह्यूमन और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ह्यूमन और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसके लिए डाइजेनेटिक होस्ट है, मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उन दोनों होस्ट से पास आउट तो होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अलग अलग स्टेजेस अलग अलग होस्ट में ही कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो मैं मलेरिया का हमारी बॉडी में लाइफ साइकिल कैसे चलता है, मॉस्किटो की बॉडी में लाइफ साइकिल कैसे चल रहा है, वो एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से, आप फोकस करके इसको सुनते हैं। मैंने अभी बताया कि होस्ट ह्यूमन और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। पहली बात तो ये कि मेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्यों नहीं, तो उसका आंसर ये होगा कि मेल एनोफिलिस मॉस्किटो का मेन फूड ह्यूमन का ब्लड नहीं, और फीमेल एनोफिलिस का भी मेन फूड ह्यूमन का ब्लड है ही नहीं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो रिक्वायर ह्यूमन ब्लड ओनली फॉर द पर्पस टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू इट्स एग। अपने एग्स को न्यूट्रिशन करवाने के लिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ह्यूमन से ब्लड सक करती है। अदरवाइज उनका फूड फ्लावर से या कहीं पर गंदगी है वहाँ पे फूड मिल जाता है, उनको ज़रूरत नहीं है ह्यूमन ब्लड की, बस एक स्पेसिफिक पर्पज है। तो उस स्पेसिफिक पर्पज को फुलफिल करने के लिए जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है, तो आपको ये बात पता है
ह्यूमन के ब्लड के अंदर जब ह्यूमन का ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा होता है तो वो क्लॉट क्यों नहीं होता है बताइए? उसका आंसर है बिकॉज ह्यूमन ब्लड कंटेन्स नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट विच इज कॉल्ड हिपैरिन। हिपैरिन एक नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट मॉलिक्यूल होता है हमारे ब्लड में, जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट करने देता है, क्लॉट होना अलाउ नहीं करता। ठीक है, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो अच्छे से ब्लड वेसल्स में फ्लो कर पाएगा। क्लॉटिंग रोकने के लिए वो है जो कि हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर ऑक्सीडाइज होकर डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये कि अगर हमारे भी ब्लड वेसल्स का ब्लड एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एंटीकोगुलेंट हिपैरिन उसका डीएक्टिवेट हो गया। जिसने क्लॉट होने से बताया हुआ था वही डीएक्टिवेट हो गया, तो अब ब्लड को क्लॉट होना होगा। हिपैरिन है तो जब मॉस्किटो अपनी स्ट्रो से ब्लड को सक करने के लिए ब्लड वेसल को पंक्चर करता है, पंक्चर करने से एयर चली जाती है। ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्लड के वेसल के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट होना स्टार्ट होता है। अब अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो वो उस स्ट्रो में से ब्लड को सक कैसे करेगी? नहीं कर सकती, उसको ये पता है। इसलिए कहीं ब्लड क्लॉट ना हो जाए उसके लिए वो उसको पंक्चर करते ही उसमें अपनी सलाइवा रिलीज करती है, और सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, उसका नाम है एनोफिलिन। आप इसके ऊपर लिख सकते हैं एनोफिलिन इज ब्लड एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो अब जब वो ब्लड सक करना चाहेगी तो सबसे पहले अपनी सलाइवा डालेगी ब्लड में ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए। अब उसको ये नहीं पता कि उसकी सलाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम प्रेजेंट है या कोई भी स्ट्रेन प्रेजेंट है और वो प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर है। ठीक है, तो हम साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा कि प्लाज्मोडियम कहाँ से कहाँ घूम के वापस वहीं आ जाता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, और उन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में जो स्टेज स्टोर्ड थी उसको बोलते हैं स्पोरोजोइड स्टेज। तो क्वेश्चन इस तरह का बनता है, which stage of plasmodium life cycle enters into human blood during mosquito biting? तो आंसर आएगा स्पोरोजोइड। ठीक है, स्पोरोजोइड अब ब्लड में आ चुका, ब्लड में जानबूझकर नहीं, बाई मिस्टेक आया है, क्योंकि उसमें स्पोरोजोइड डालने के लिए सलाइवा नहीं डाली थी, वो तो ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के लिए एनोफिलिन डालनी थी, लेकिन साथ में स्पोरोजोइड आ गया ब्लड में। अब ह्यूमन को हो गया इंफेक्शन, और ये स्पोरोजोइड ब्लड से फ्लोट करते हुए लीवर में पहुंच जाता है आधे घंटे के अंदर अंदर, भली बॉडी पर कहीं भी वाइट करे, क्योंकि लीवर में हमारी बॉडी की फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और उन सेल्स का नाम है हिपेटोसाइट। द लीवर सेल्स आर आल्सो कॉल्ड हिपेटोसाइट एंड स्टडी अबाउट लीवर इज कॉल्ड हिपेटोलॉजी। ठीक है, मतलब फीमेल एनिमल ने बाइट किया तो ब्लड में से फ्लोट करता हुआ वो पहुंच गया कहाँ पर? लीवर में। वहां पर हिपेटोसाइट सेल्स हैं जिनके अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर है। ठीक है, यहाँ पर वो एक एक्चुअल साइकिल स्टार्ट करेगा। मान लीजिए ये तो प्लाज्मोडियम है और ये हिपेटोसाइट है, इसके अंदर ये एंटर करेगा और एक से हजारों प्लाज्मोडियम बनाएगा, और वो हजारों प्लाज्मोडियम सेल को रप्चर करके बाहर निकल जाएगा। फिर ये अगली हिपेटोसाइट को फिर से इन्फेक्ट करेगा, एक एंटर होगा और हजारों प्लाज्मोडियम के बाद फिर निकल जाएंगे। मतलब हिपेटोसाइट्स में मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। इस पूरे साइकिल को बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल।
बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है अब प्लाज्मोडियम की लीवर के अंदर। ठीक है, यहाँ से हजारों प्लाज्मोडियम निकल कर ब्लड में आएंगे और ब्लड में तो आरबीसी है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे प्लाज्मोडियम और यहाँ पर मल्टीपल पीसेस करेंगे। हमने डायग्राम में पढ़ाया है पहले कि ह्यूमन के आरबीसी के अंदर वो मल्टीपल पीसेस करके बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं और उसको रप्चर करके रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है, इसलिए इस साइकिल का नाम एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एरिथ्रोसाइटिक हो गया, मतलब ये हुआ ब्लड में आने के बाद जब वो एक आरबीसी में एंटर होगा 1000 निकलेंगे, वो हजारों आरबीसी में फिर से एंटर होंगे, लाखों निकलेंगे। इस तरह से आरबीसी का नंबर ब्लड में कम होने लगता है, मतलब एनीमिया होने लगता है, एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं। और आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को यूज करके वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जब ब्लड में इंक्रीज होने लगती है तो बॉडी को पता लगता है कि प्लाज्मोडियम की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है और उस प्लाज्मोडियम को बॉडी उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए, उसको मारने के लिए अब अपना टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करती है, कम करती है, ज़्यादा करती है, कम करती है, ज़्यादा करती है, जिससे फीवर और चिलनेस आती है और पैथोजन की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिससे फीवर और चिलनेस ग्रोथ होती है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन। और कौन सी स्टेज एंटर हुई थी? ठीक है, यहाँ से ये साइकिल चल रहा है, हीमोग्लोबिन बना, फीवर चिलनेस स्टार्ट हो गई, ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जा रहा है और अब आरबीसी में ही ये स्टार्ट करेगा सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ह्यूमन की आरबीसी में स्टार्ट करेगा और आरबीसी के अंदर बहुत सारे आरबीसी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा। इनको हम ये बोलते हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। ठीक है, तो आरबीसी में ही मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट बन गए। अब इन गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन तो ब्लड में हो गया, लेकिन इन गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल कंडीशन हमारे ब्लड में नहीं है। मतलब प्लाज्मोडियम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? स्पोरोमेटिक स्टेज में एंटर हो सकता है और गैमेटोसाइट तक अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। आगे फर्टिलाइजेशन और नए प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो ये नहीं कर सकता, ये सेक्सुअल से तो इसने प्री-रिथ्रो और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में कर लिया है बहुत सारा। ठीक, गैमेटोसाइट ब्लड में फ्लोट होते रहेंगे। इस पेशेंट को जब कोई फीमेल एनिमल बाइट करेगी तो उसमें ब्लड के साथ साथ ये गैमेटोसाइट भी चलेगा और उसकी गट के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये अगला क्वेश्चन बन गया कि गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ह्यूमन ब्लड में। गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मॉस्किटो की गट में। और मॉस्किटो की गट में फर्टिलाइजेशन से बन जाते हैं स्पोरोजोइड, जो कि सैलाइवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो स्पोरोजोइड का स्टोरेज कहाँ पर होता है? सैलाइवरी ग्लैंड में, वहाँ जाकर स्टोर हो जाते हैं और स्टोर होने के बाद अब ये जब नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो ये फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इस साइकिल के सारे इवेंट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, ये वापस से वहीं आ गया है, तो मैं एक बार स्टेप वाइज ये बता देता हूँ, आप इस डायग्राम को ध्यान दें। साइकिल आपको नोट में से बनाना है, जो डायग्राम दिया हुआ है तो बुक में से बनाना है। ओके, देखिए आप स्टेप क्या क्या है, आप भी मेरे साथ रिवाइज करते जाना। फर्स्ट, बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो एंड बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू ह्यूमन ब्लड एज स्पोरोजोइड। पहला पॉइंट, स्पोरोजोइड की फॉर्म में प्लाज्मोडियम की एंट्री हो गई है ह्यूमन ब्लड में। सेकंड, द स्पोरोजोइड विल move towards the liver through blood and reach the liver within 30 minutes of infection.
30 मिनट के अंदर अंदर वो लीवर में पहुंच जाएगा। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, प्लाज्मोडियम विल एंटर इनटू हेपेटोसाइट और लीवर सेल, मल्टीप्लाई बाय multiple season asexual reproduction, and thousands of plasmodium will be released which will infect thousands of hepatocytes. इसको हम बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। बहुत सारे बन गए ना, ठीक है। देन इट विल एंटर ह्यूमन आरबीसी एंड इन ह्यूमन आरबीसी इट विल डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन से फिर से हजारों प्लाज्मोडियम। ये जरूर ध्यान रखें कि प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल हो या इरिथ्रोसाइटिक साइकिल हो, दोनों में एक सेक्सुअल फेज है, ठीक है। दोनों क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज है। यहाँ पर मल्टीपल फिजन करने के बाद हजारों और प्लाज्मोडियम जनरेट होंगे जो कि हजारों आरबीसी की डेथ कोज करेंगे, जिससे कि ब्लड में आरबीसी की कमी आएगी। एक सिम्टम एनीमिया भी है मलेरिया का, जो इस तरह से डेवलप होता है। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करके हीमोजोइन का प्रोडक्शन भी प्लाज्मोडियम करते हैं। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक हीमोजोइन इन ब्लड, बॉडी डेवलप फीवर एंड इलनेस। फीवर और इलनेस डेवलप करती है। इसका पर्पज ये है कि टेम्परेचर शॉक से प्लाज्मोडियम को किल किया जा सके या उसकी ग्रोथ को स्टॉप किया जा सके, ठीक है। नाउ द प्लाज्मोडियम विल स्टार्ट सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट होगा जिसके अंदर प्रोडक्शन होगा किसका, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स का, लेकिन फर्टिलाइजेशन ह्यूमन ब्लड में नहीं हो सकता। इसलिए अब इस पेशेंट के ब्लड को जो फीमेल एनोप्लीज तक करेगी तो उसकी गट में जाकर मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट से बनेगी स्पोरोजोइट स्टेज। वो स्टेज जाकर ह्यूमन के नहीं मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगी। यही मॉस्किटो जब नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइट स्टेज उसके ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये इस तरह की साइकिल चलती है। एसेक्सुअल साइकिल, प्री इरिथ्रो और इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ह्यूमन ब्लड में चलेगी। गैमेटोसाइट का प्रोडक्शन ह्यूमन ब्लड में होगा, लेकिन गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो की गट में होगा। स्पोरोजोइट का प्रोडक्शन मॉस्किटो की गट में होगा। स्पोरोजोइट का स्टोरेज सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोप्लीज मॉस्किटो में होगा, ठीक है। तो इस तरह की साइकिल आपको डायग्राम बुक में बनाना है, यहाँ से आप समझने पर ध्यान, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रोटोजोन डिजीज को कंप्लीट कर लिया है। प्रोटोजोन में हमने दो पढ़ी हैं, अमीबिया से और मलेरिया। मलेरिया को डिटेल में पढ़ के आपको डायग्राम, सिम्टम सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो डिजीजेस इस लेक्चर में हो गई हैं निमोनिया, टाइफाइड, राइनोवायरस से कॉमन कोल्ड, अमीबिया और मलेरिया। सबसे इम्पोर्टेंट मलेरिया, उसका पैथोजन, उसकी साइकिल, ये सब चीजें अच्छे से समझे। आप नोट्स में सेंड कर दूंगा, आप नोट्स से बना लेंगे, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीज के बाद नेक्स्ट डिजीज इसमें हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज। और फंगल डिजीज कोज होती है फंजाई से। फंजाई से मेनली जो डिजीज कोज होती है वो है रिंग वॉर्म, जिसको हम बोलते हैं दाग। रिंग वॉर्म जो गर्दन पे हो सकता है, ज़्यादातर गर्दन पे होता है, जिसमें फंजाई के स्पोर्स स्किन पर ग्रो करने लगते हैं। स्किन की जो लेयर है उसको डैमेज कर देते हैं। रेड वोम का फॉर्मेशन हो जाता है, स्केली लेजन्स बनते हैं। मॉइस्चर अगर इसको प्रोवाइड होते हैं, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड होती है तो वो बहुत तेजी से स्प्रेड भी करती है, ठीक है। इसके स्पोर्स एक पेशेंट के फोम पर, उसके यूटेंसिल्स पर आ जाते हैं, जो कि इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। कहाँ पर, दूसरे एक हेल्थी इंडिविजुअल की बॉडी पर, जहाँ पर वो फिर से रिंग वॉर्म कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिंग वॉर्म और एथलीट फुट, ये डिजीज लगभग सेम है। एथलीट फुट तब होता है जब हमारे पैर की ये जो उंगलियां हैं इनके बीच वो दाग हो जाए, उसको बोलते हैं एथलीट फुट डिजीज। कोज करने वाली जो फंजाई है वो 3 अलग अलग जेनेरा से बिलोंग करती है। माइक्रोस्पोरम, जेनेरा नंबर 1,
ट्राइकोडर्मा जेनेरा नंबर 2 और एपिडर्मोफाइटोन जेनेरा नंबर 3। तो इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन पहले कि रिंगवॉर्म कोज करने वाली फंगस या फंजाई कौन से जेनेरा से बिलोंग करती हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा और एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, तो रिंगवॉर्म, उसके सिम्टम्स, उसके स्प्रेड होने के तरीके, पैथोजन का नेम और बॉडी सिस्टम अफेक्टेड। कौन सा बॉडी का सिस्टम अफेक्ट होगा? स्किन होगी। स्किन कौन सा सिस्टम बनाती है? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, इनको अच्छे से समझ के आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और समझने का चैप्टर है। अब इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रही है कि कुछ चैप्टर डिलीट हो गए हैं, तो इनका वेटेज भी बढ़ेगा, इनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। तो आप आगे के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। समझिए? देखिए, तो यहाँ तक इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बोर्न डिजीज से स्टार्ट करेंगे। तो बोर्न डिजीज से पहले तक का, फंगल डिजीज तक का आपको कंप्लीट नोट बनाकर सबमिट करने हैं, जिसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर इन नोट में यहाँ पर बच जाती है तो वो भी उसमें ऐड करना आपको जरूर। ओके, थैंक यू।